ठीक है, तो ये आ गया आपके लिए वैलेंसी। ठीक है, अब वैलेंसी क्या होता है? तो वैलेंसी क्या होता है ये जानने के लिए चलो चलते हैं बहुत दूर यहां से, और राहुल गांधी के नानी के घर जाते हैं। कहां जाते हैं? इटली जाते हैं, और इटली में जाकर के देखते हैं भाई एक इटालियन वर्ड है। इटालियन वर्ड क्या है? वैलेंटिया। इटालियन वर्ड कौन सा है? वर्ड है वैलेंटिया। और वैलेंटिया वर्ड का मतलब क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ही होता है, एक एटम के कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही हम उसका वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी जो वर्ड है ना, वो वैलेंटिया से डिराइव्ड हुआ है। वैलेंटिया वर्ड से ही डिराइव होकर के वैलेंसी नाम रखा गया है, जिसका मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। मतलब कि एक एटम दूसरे एटम के साथ कितना बॉन्ड बना सकता है। एक एटम दूसरे एटम के साथ कितना बॉन्ड बना सकता है, या एक एटम कितने एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है, मतलब कि मेरा कंबाइन करने का कैपेसिटी कितना है। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। तो इट इज डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। बोले तो अभी कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही वैलेंसी कहते हैं, है ना। और ये एक इटालियन वर्ड, मतलब राहुल गांधी के मम्हर से लिया गया एक वर्ड है, जिसका मतलब क्या है? वैलेंटिया। वैलेंटिया मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी। देखो ये वैलेंसी के ऊपर ना दो कॉन्सेप्ट्स डेवलप्ड हो गए हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है ओल्ड और दूसरा कॉन्सेप्ट है न्यू। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट 10th में है और न्यू कॉन्सेप्ट 11th में है ना। तो पहले हम लोग 10th वाली पार्ट को कवर कर लेते हैं, और फिर हम लोग 11th में बात करेंगे कि न्यू कॉन्सेप्ट क्या है। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट को देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था फ्रैंकलैंड। वो बोले थे कि भाई विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन और विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, दो तरीके से वो वैलेंसी को डिफाइन करने की कोशिश किए, मतलब कि वैलेंसी बताने की कोशिश किए। तो विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जानने से पहले आपको जान जाना होगा कि हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है। तो हाइड्रोजन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और वो अपने नियर हीलियम के पास पहुंचना चाहता है, जिसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो उसका सबसे नियर जो नोबल गैस है वो हीलियम है। तो हाइड्रोजन हमेशा चाहता है कि वो एक बॉन्ड किसी के साथ बना ले, और एक बॉन्ड बना करके एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर दे कोवेलेंट बॉन्ड में किसी भी एटम के साथ, मान लो एटम बी के साथ, और शेयर करके वो क्या हो जाए? अपना 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर दे। तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, मतलब डुप्लेट रूल बोलते हैं इसको। तो अपना 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए उसको हमेशा एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो एक बॉन्ड बनाना होगा तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है? 1। तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 है, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी देखो 1 है, ये आपको याद रखना है। जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है सबसे पहले उसकी वैलेंसी जान जाएंगे। तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी हम जान गए, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1। ठीक है, अब बात कर दें कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वैलेंसी को डिफाइन किया जाए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड विथ अ पर्टिकुलर एलिमेंट। जिस एलिमेंट का भी वैलेंसी आपको निकालना है, जिस एलिमेंट का भी वैलेंसी आपको निकालना है, अब बस ये देख लो कि वो एलिमेंट कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, क्योंकि हाइड्रोजन तो एक बॉन्ड बनाएगा। अब किसी एलिमेंट का एक वैलेंसी है तो वो एक हाइड्रोजन को जुड़ेगा, किसी का 2 वैलेंसी है तो 2 हाइड्रोजन को जुड़ेगा, किसी का 5 वैलेंसी है तो 5 हाइड्रोजन को जुड़ेगा, किसी का 4 वैलेंसी है तो 4 हाइड्रोजन को जुड़ेगा। तो भाई जिसकी जितनी वैलेंसी होती है वो उतने हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच कर लेता है। ठीक है, तो हम लोग फिर से आ जाते हैं अपने किस एलिमेंट पे? कौन से एलिमेंट पे? अपने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स पे। और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में देखो हम यहां पे लिख दिए हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। ठीक है, अब सोडियम को हम देखते हैं कि वो एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है ना, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, NaH कंपाउंड बना रहा है, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। मैग्नीशियम 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। एल्यूमिनियम 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। सिलिकॉन 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4। तो आपको एक चीज याद रखना है ना, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वैलेंसी का जो ऑर्डर होता है वो ऐसे कुछ वेरी करता है अक्रॉस अ पीरियड
कि 1 2 3 4 4 3 2 1, तो 1 2 3 4 और फिर वहां से डाउन आने लगता है तो 3 2 1। तो क्या देखना है भाई कि 1 2 3 4 और फिर 4 से डिक्रीज करेगा तो 3 2 1, ठीक है। तो 1 2 3 4 3 2 1, तो 1 2 3 4 फिर 3 2 1। तो फास्फोरस जो होगा वो 3 के साथ अटैच होता है, हाइड्रोजन सल्फर 2 के साथ अटैच होता है और क्लोरीन 1 के साथ अटैच होता है। हम आपको ये भी बता देते हैं कि यहाँ पे क्या लॉजिक है ऐसा, ये 1 2 3 4 और 3 2 1 का क्या लॉजिक है। सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन था? 1, तो वो एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। इसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन था, ये क्या किया, एक हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया और खुद 2 8 हो गया और 2 8 होकर के अपना वैलेंसी 1 शो कर दिया। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन था आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, तो 2 इलेक्ट्रॉन था तो 2 के साथ ये बॉन्ड बना लिया। एल्यूमिनियम के साथ 3 था तो ये 3 के साथ बॉन्ड बना लिया और सिलिकॉन के पास 4 था तो ये 4 के साथ बॉन्ड बना लिया। और फास्फोरस के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। अब 8 के पास पहुंचने के लिए इसको कितना बॉन्ड बनाना होगा? तो 3 बॉन्ड बनाना होगा, तो 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। सल्फर के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, अब 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसको कितना हाइड्रोजन का जरूरत पड़ेगा? तो 2 हाइड्रोजन का जरूरत पड़ेगा, तो ये 2 हाइड्रोजन को अपने साथ बॉन्ड में ले लिया। क्लोरीन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 8 के पास पहुंचने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा, कितना हाइड्रोजन का जरूरत पड़ेगा? 1 हाइड्रोजन का जरूरत पड़ेगा, तो 1 हाइड्रोजन को ले लिया अपने साथ में। तो ये सब कुछ होता है अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट रूल आप पढ़े होंगे, है ना, लेविस का ऑक्टेट रूल पढ़े होंगे या फिर आप पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड चैप्टर में, तो आप वहां पे ये चीज बहुत अच्छे से और समझ जाएंगे, ठीक है, कि एटम्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है और कैसे होती है। तो भैया सब लोग अपने अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन करने के चक्कर में लगे रहते हैं। अब कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, तो कोई इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, तो कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, तो सभी लोग अपने अपने तरीके से यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट किए। तो आपको याद रखना है कि विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन वैलेंसी कैसे वैरी करेगा एक पीरियड में, 1 2 3 4 3 2 1, ठीक है। दूसरा हम लोग बात कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में क्या होगा? तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में जानने से पहले हमको जानना होगा खुद कि ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है। तो ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में खुद कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6 इलेक्ट्रॉन होता है। और 8 करने के लिए इसको कितना बॉन्ड बनाना होगा? तो 2 बॉन्ड बनाना होगा, 2 बॉन्ड बनाना होगा, तब तो 2 कहीं से शेयर करके इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, तो 8 हो जाएगा खुद। तो 6 इलेक्ट्रॉन खुद का है और 2 बॉन्ड और ये बनाना पसंद करेगा 8 होने के लिए। तो 2 बॉन्ड बनाना पसंद करेगा, मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी है? 2 बॉन्ड बनाने की है। तो अगर कैपेसिटी 2 बॉन्ड बनाने की है तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। क्लियर है मेरी बात? अब अगर हम लोग बात कर दे कि ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में वैलेंसी क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे इट इज डिफाइंड एज ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ट्वाइस मतलब 2 गुना। तो ऑक्सीजन किसी भी एलिमेंट के साथ जब ऑक्सीजन आके जुड़ जा रहा है तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड के साथ जुड़ रहा है? 2 बॉन्ड के साथ जुड़ रहा है। तो दुगना नंबर ऑफ आपका ये आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। जितना ऑक्सीजन जुड़ा है उसका डबल नंबर, मतलब दुगने नंबर में वैलेंसी आएगा। अगर 1 ऑक्सीजन जुड़ता है तो वैलेंसी कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा है? पक्का? चलो भी, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अटैच्ड विथ अ पर्टिकुलर एलिमेंट। अगर एक एटम के साथ, अगर किसी एलिमेंट के साथ 1 ऑक्सीजन आकर के जुड़ता है, किसी एलिमेंट के साथ 1 ऑक्सीजन आकर के जुड़ता है तो उसका वैलेंसी 2 हो जाएगा। किसी एलिमेंट के साथ अगर 2 एटम आकर के ऑक्सीजन आकर के जुड़ता है तो उसका वैलेंसी 4 हो जाएगा। जितना ऑक्सीजन का नंबर होगा उसका दुगना उसका वैलेंसी होगा, क्योंकि 1 ऑक्सीजन के पास 2 वैलेंसी होता है, ठीक है। तो अब चलो हम लोग देखते हैं। देखो यहां पे फिर से हम लोग सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन को रख लिए, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम मैग्नीशियम को लेकर के बात करते हैं। मैग्नीशियम के साथ कितना ऑक्सीजन आया है बताओ तो भाई? मैग्नीशियम के साथ कितना ऑक्सीजन आया है? 1 ऑक्सीजन। तो जितना नंबर ऑफ ऑक्सीजन आया है, देखो ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अगर 1 ऑक्सीजन आया है तो 2 वैलेंसी होगा, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा? 2। इसके बाद हम लोग चलो बात करते हैं सिलिकॉन को लेकर के। सिलिकॉन के पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 2, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा उसका? दुगना, मतलब 4। इसके बाद चलो बात करते हैं सल्फर को लेकर के। सल्फर को लेकर के बात करते हैं तो सल्फर के पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 3, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा? 6। अब आते हैं सोडियम पे।
तो सोडियम कितना सोडियम है? 2 सोडियम है। और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। सोडियम कितना है? 2 और ऑक्सीजन कितना है? 1। तो भाई वैलेंसी क्या हो जाएगा? तो वैलेंसी हाफ इंटू 2 हो जाएगा। तो वैलेंसी क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 2, तो वैलेंसी हो जाएगा 1। अब तुम बोलोगे हाफ इंटू 2 क्यों हुआ? तो देखो 2 सोडियम के लिए 1 ऑक्सीजन आ रहा है, तो 1 सोडियम को कितना ऑक्सीजन मिलेगा? आधा ऑक्सीजन मिलेगा। वैसे ही देखो एल्यूमिनियम के केस में आप आ जाओ तो 2 एल्यूमिनियम को 3 ऑक्सीजन मिल रहा है। 2 एल्यूमिनियम को 3 ऑक्सीजन मिल रहा है। तो आप क्या कर दोगे? यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे तुरंत हो जाएगा आपका कि भैया 1 ऑक्सीजन के लिए 1 एल्यूमिनियम को तब कितना चार्ज मिलेगा? एक एल्यूमिनियम को कितना चार्ज मिलेगा? 3 चार्ज मिलेगा। क्योंकि ये तो बट गया, 3 ऑक्सीजन 2 एल्यूमिनियम में बट गया, 3 ऑक्सीजन 2 एल्यूमिनियम में बट गया। अब 3 ऑक्सीजन मतलब कि वैलेंसी कितना हो गया? वैलेंसी कितना हो गया? 6। 3 ऑक्सीजन मतलब वैलेंसी कितना हो गया? 6। और वैलेंसी हो गया 6, तो 2 एल्यूमिनियम में बटेगा, तो 2 एल्यूमिनियम में बटेगा तो 1 एल्यूमिनियम को कितना मिलेगा? 3। तो 1 एल्यूमिनियम को मिला 3। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? चलो फास्फोरस वाले में समझा देते हैं। फास्फोरस का बोला गया है कंपाउंड है P2O5। तो P2O5, तो O5 मतलब कि जितना नंबर ऑफ ऑक्सीजन है तो ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन का नंबर कितना है? 5। तो ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम मतलब कि 10 हो जाएगा। और फास्फोरस कितना है? फास्फोरस कितना है? 2। तो 1 फास्फोरस का वैलेंसी कितना हो जाएगा? तो 10/2 मतलब 5। तो देखो 5 आया। अब ऐसे ही क्लोरीन वाला तुम खुद मेरे को करके बताओ, तो क्लोरीन वाला करके बताओ, जल्दी से करके बताओ, फटाफट फटाफट एकदम, है ना, दिमाग को दौड़ाओ। तो क्या हो जाएगा भाई? 7 ऑक्सीजन है तो 7 × 2 ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो कितना हो जाएगा? 14। और क्लोरीन कितना है? तो 2 क्लोरीन है, तो 1 क्लोरीन को कितना चार्ज मिलेगा? 7। तो कितना आ गया? 7। तो क्लियर हो गया विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, है ना। तो चलिए भाई, तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में जो आपका वैलेंसी आता है वो ग्रुप के नंबर के इक्वल आता है। जितना नंबर ऑफ आपका ग्रुप होता है उतना नंबर ऑफ आपका वैलेंसी हो जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, अगर पहले ग्रुप से है तो 1, दूसरे ग्रुप से है तो 2, तीसरे ग्रुप से है तो 3, चौथे ग्रुप से है तो 4, पांचवें ग्रुप से है तो 5, छठे ग्रुप से है तो 6, सातवें ग्रुप से है तो 7। ठीक है। और 8वें ग्रुप वालों की वैलेंसी 0 होती है हमेशा, क्योंकि उनके पास कंबाइनिंग कैपेसिटी होता ही नहीं है। नॉर्मल गैस किसी के साथ कोई रिएक्शन शो करता ही नहीं है, तो उसकी वैलेंसी हमेशा कितनी होती है? 0। तो कभी भी पूछ दिया जाए कि हीलियम का वैलेंसी कितना होगा? तो 0। नियॉन का वैलेंसी कितना होगा? तो 0। क्रिप्टॉन का वैलेंसी कितना होगा? तो 0। क्लियर है मेरी बात? तो चलो बताओ एक क्वेश्चन मेरा, आर्गन का वैलेंसी कितना होगा? जल्दी से बताओ। 0। वाह मेरे हीरो। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका वैलेंसी का पार्ट कंप्लीट। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ, जो टॉपिक क्या है अपना? रिएक्टिविटी। थर्ड टॉपिक हम लोग का जो है वो है रिएक्टिविटी। ठीक है, तो रिएक्टिविटी को लेकर के हम लोग बात करेंगे ग्रुप में और पीरियड में। ठीक है, रिएक्टिविटी मेटल्स और नॉन मेटल्स की अलग अलग होती हैं ग्रुप्स और पीरियड्स में। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ज्यादा कंसंट्रेशन पे करना है, ज्यादा कंसंट्रेशन ध्यान देते हुए आपको यहाँ पे अच्छे से इस चीज को सीखना है कि इन अ ग्रुप, सबसे पहले हम लोग बात कर दें इन अ ग्रुप। एक ग्रुप में जब हम लोग टॉप टू बॉटम की तरफ आते हैं मेटल्स में, ठीक है, और एक ग्रुप में जब हम लोग नॉन मेटल्स में क्या होते हैं, एक ग्रुप में जब हम लोग टॉप टू बॉटम की तरफ आते हैं, तो रिएक्टिविटी दोनों में ही क्या होता है? अलग अलग बिहेवियर को शो करता है। ठीक है, मेटल्स में डाउन द ग्रुप आते हुए रिएक्टिविटी क्या होता है भैया? इंक्रीज करता है। यहां पे रिएक्टिविटी क्या होता है? रिएक्टिविटी यहां पे आपका इंक्रीज करेगा। कहां पे? मेटल्स के लिए। लेकिन नॉन मेटल्स के लिए रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप आते हुए क्या होता है? डिक्रीज करता है। तो यहां पे जो रिएक्टिविटी है आपका, यहां पे जो आपका रिएक्टिविटी है ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा। देखो अपवर्ड एरो से इंक्रीज, डाउनवर्ड एरो से डिक्रीज, तो ये इंक्रीज बता रहा है और ये डिक्रीज बता रहा है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी मेटल्स के लिए डाउन द ग्रुप आते हुए, डाउन द ग्रुप ये ग्रुप है आपका, ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप है। ठीक है, डाउन द ग्रुप आते हुए, तो डाउन द ग्रुप आते हुए मेटल्स के लिए रिएक्टिविटी इंक्रीज किया, जबकि नॉन मेटल्स के लिए रिएक्टिविटी डिक्रीज किया। ठीक है, चलिए दोनों का एक एग्जांपल हम दे देते हैं। मेटल्स वाले साइड का एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, जिसमें हम लोग ले लेते हैं फर्स्ट ग्रुप को ले लेते हैं, एल्कली मेटल्स को ले लेते हैं। तो सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम,
सीजियम। अगर हम लोग इसको उधर रखें तो डाउन द ग्रुप आते हुए रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी इन लोगों की, क्या हो जाएगी जल्दी बताओ, इंक्रीज करेगी। तो ऑर्डर कैसा होगा, सीजियम सबसे ज्यादा, फिर रुबिडियम, देन पोटेशियम, देन सोडियम एंड द लीस्ट रिएक्टिव इज लिथियम। ठीक है, जबकि अगर हम लोग नॉन मेटल्स के एक एग्जांपल की तरफ में चले जाएं तो नॉन मेटल्स की तरफ में एक एग्जांपल अगर हम आपको बताएं कि मान लो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। ठीक है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के अगर एग्जांपल को हम डिस्कस कर दे तो यहां पे पता है रिएक्टिविटी के ऑर्डर क्या हो जाएगी, डाउन द ग्रुप आते हुए रिएक्टिविटी हमेशा क्या हो जाती है, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। रिएक्टिविटी इन लोगों की क्या हो जाती है, रिएक्टिविटी इन लोगों की डिक्रीज कर जाती है। तो रिएक्टिविटी जब डिक्रीज करेगी, ठीक है, तो ऑर्डर कैसा रहेगा, फ्लोरीन यहां पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और तब आयोडीन। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर पता है हैलोजेंस का कैसा होता है, F2Cl2 Br2 और I2। F2 सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऐसा रहेगा। ओके, तो ये हो गई रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स अलोंग अ ग्रुप। ठीक है, अब हम लोग बात कर देते हैं एक पीरियड में क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग बात कर देते हैं कि इन अ पीरियड, एक पीरियड में रिएक्टिविटी की वेरिएशन कैसी होती है। तो यहां पे देखिए लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। हम सेकेंड पीरियड की बात कर देते हैं। किस पीरियड की बात कर रहे हैं, सेकेंड पीरियड की बात कर रहे हैं। तो सेकेंड पीरियड में कुछ ऐसा है, अब ये ऐसा हम कर दे क्या, ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकेंड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप, ये फोर्थ ग्रुप, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवेंथ ग्रुप, ऐसा कर देते हैं, है ना। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको रिप्रेजेंट कर दिए। अब आप देखो ये बॉर्डर मान लो, ठीक है, यहां से यहां पहले रिएक्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। यहां से यहां रिएक्टिविटी क्या होता है, रिएक्टिविटी के पहले क्या होता है, रिएक्टिविटी डिक्रीज करता है, कम होते चला जाता है। मतलब कि लिथियम से कार्बन की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा इथेनो में, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा लिथियम, फिर क्या हो जाएगा बेरिलियम, देन रहेगा बोरॉन और तब रहेगा कार्बन। ठीक है, और फिर कार्बन से हम लोग जब आगे की तरफ जाते हैं, कार्बन से जब हम लोग आगे की तरफ जाते हैं मतलब नॉन मेटल्स के साइड में जा रहे हैं, देखो इस साइड में क्या है, इस साइड में ये लोग मेटल्स हैं, और जब हम इधर अब नॉन मेटल्स की तरफ आगे जा रहे हैं तो इस साइड में क्या होता है, अब रिएक्टिविटी इंक्रीज करने लगता है। रिएक्टिविटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। मतलब कि इधर में फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और कार्बन लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई कि ऑर्डर कैसा हो जाएगा, फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और सबसे कम क्या रहेगा, कार्बन। तो अगर हम कार्बन को बॉर्डर बना करके इस चीज को देखें तो यहां पे देखो पहले ग्रुप से चौथे ग्रुप तक जाते हुए हमको क्या दिखा, रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, और फिर हमको दिख रहा है कि चौथे से सातवें की तरफ जाते हुए रिएक्टिविटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो सबसे कम रिएक्टिव कौन रहा बताओ तो, जल्दी से एकदम चैट बॉक्स में लिखो, जल्दी लाइव चैट बॉक्स में लिखो फटाफट, सबसे कम रिएक्टिव कौन रहा, लीस्ट रिएक्टिव कौन रहा, लीस्ट रिएक्टिव रहा ये आपका, है ना, कार्बन फैमिली, जिसको हम लोग 14th ग्रुप भी बोल सकते हो तुम अभी के पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया भाई लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, चलो, तो रिएक्टिविटी का कुछ ऐसा ऑर्डर आपका होता है ना। तो एक क्वेश्चन है मेरे पास, अब क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसा है ना। इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर फटाफट एकदम लाइव चैट बॉक्स में बताते चलिए। और एक और क्वेश्चन लगे हैं तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। वो क्या देख लेते हैं कि सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इन लोगों की रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसी है। ठीक है, तो यहां पे आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है, एकदम तुरंत बताइए, जल्दी से हमको लाइव चैट बॉक्स में बताइए और वहीं पे हम आंसर आपको देंगे, हम यहां पे आंसर नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका रिएक्टिविटी इन अ पीरियड। ठीक है, चलो फिर तो रिएक्टिविटी का टॉपिक मतलब तीसरा टॉपिक हम लोग का यहीं पे खत्म होता है। अब अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो है मेटालिक कैरेक्टर को लेकर के, कि मेटालिक कैरेक्टर कैसा होता है
और मेटेलिक कैरेक्टर का वेरिएशन पीरियोडिक टेबल में क्या कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मेटेलिक कैरेक्टर होता क्या है। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है। तो मेटेलिक कैरेक्टर में हम बोल सकते हैं कि मेटल्स जो होते हैं इनको इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी इनकी ज्यादा होती है। मेटल्स की क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो हैविंग, हम लोग क्या बोलते हैं, हैविंग हाई टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी मेटल्स की क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्यों होती है, क्योंकि इनकी लो आईपी होती है। आयनाइजेशन पोटेंशियल के क्लास में मैंने आपको बताया था कि इनकी आईपी लो होती है। अब आईपी लो क्यों होती है, आईपी लो होती है क्योंकि इन लोगों का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है ये क्या होता है, लो होता है। तो लो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होने की वजह से लो आईपी होता है। अब आईपी अगर कम होगा तो कोई भी एटम जिसका आईपी कम होगा वो तो थोड़े से ही एनर्जी में एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली रिलीज किया जा सकता है। कब, जब आईपी कम होगा। अब आईपी कम होगा तो भाई जिसका आईपी कम होगा उसको हम मेटल्स कह देंगे। अब देखो आईपी का ऑर्डर कैसा था पीरियोडिक टेबल में, देखो ऐसा कुछ था कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो आईपी क्या होता है, इंक्रीज करता है ना। और टॉप टू बॉटम आते हुए रेडियस इंक्रीज करता है, मतलब साइज इंक्रीज करता है। तो साइज इंक्रीज करता है तो आईपी क्या होता है, डिक्रीज करता है। और अभी हम लोग क्या बात किए कि अगर लो आईपी है तो आपका मेटेलिक नेचर हाई है। अगर आप क्या है, लो आईपी है तो हाई मेटेलिक नेचर, हाई मेटेलिक नेचर आपका हाई है। कब, जब आपका आईपी लो है। तो देखो लेफ्ट इन अ पीरियड लेफ्ट से राइट जाते हुए आईपी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो आईपी इंक्रीज कर जाएगा तो मेटेलिक नेचर डिक्रीज कर जाएगा। मेटेलिक नेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो मेटेलिक नेचर डिक्रीज कर गया। ठीक है, तो मेटेलिक नेचर डिक्रीज कर गया तो नॉन मेटेलिक नेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो हम लोग देखते भी हैं कभी भी जब हम लोग लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में मूव करते हैं तो नॉन मेटेलिक नेचर इंक्रीज करता है और मेटेलिक नेचर डिक्रीज करता है। ठीक है, जबकि हम लोग एक ग्रुप में जब हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो हम क्या देखते हैं, आईपी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब आईपी जब डिक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज हो जाएगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की टेंडेंसी बढ़ गई, मतलब कि मेटेलिक नेचर बढ़ गया। तो आपका क्या हो जाएगा भाई, मेटालिक नेचर आपका जो है आपका वो इंक्रीज कर गया। कब इंक्रीज कर गया, जब आईपी लो हो गया। और आईपी लो कैसे हो रहा है ग्रुप में, जब हम लोग टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं। तो ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए मेटालिक नेचर बढ़ता है एक ग्रुप में, जबकि लेफ्ट से राइट जाते हुए एक पीरियड में मेटालिक नेचर कम होता है। ठीक है, तो चलो भाई ये हो गया आपका मेटालिक नेचर क्या होता है और मेटालिक नेचर का वेरिएशन पीरियोडिक टेबल में कैसा होता है। ठीक है, तो यहां पे हम चलते चलते आपको दो फंडा दे देते हैं। एक फंडा दे देते हैं कि मेटालिक नेचर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आईपी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रेडियस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, एटॉमिक साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। तो ये फंडा आपको याद रखना है, ये फंडा आपका काम कर जाएगा। ठीक है, चलिए फिर ये हो गया आपका मेटालिक नेचर का काम कंप्लीट। अब जब हम लोग मेटालिक नेचर को लेकर के बात किए हैं तो लगे हाथों हम लोग ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ को भी देख लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर को भी हम लोग देखते चलते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर। ठीक है, क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर, ध्यान दीजिए। ए एक एटम है, क्या है, ए एक एटम है। ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। क्या किया भाई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया तो ए प्लस बन गया और एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ यहां पे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जल्दी किसका होता है, मेटल्स का होता है। अभी हम लोग बात किए कि भाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका जल्दी होता है, मेटल्स का होता है ना।
अब एक बात आप नया यहां पे कॉन्सेप्ट आप सीख लो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो अगर कहीं पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है मतलब कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, ठीक है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पे होता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोल देते हैं, रिडक्शन। मान लो कि बी एक एटम है, ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, क्या किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया तो ये बी माइनस बन गया, तो बी माइनस बन गया तो हम लोग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमेशा क्या बोलते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमेशा हम लोग रिडक्शन कहते हैं, ठीक है, रिडक्शन कहते हैं। तो गेन कौन करता है, इलेक्ट्रॉन का गेन कौन करता है, नॉन मेटल्स करता है, क्योंकि उनकी ये ज्यादा होती है, ये ज्यादा होती है। आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के क्लास में मैंने ये चीज बताया था कि भाई नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं, ये नॉन मेटल्स क्या करते हैं भाई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल्स कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल्स कर रहा है ना। तो मेटल्स का ऑक्सीडेशन होता है जबकि नॉन मेटल्स का रिडक्शन होता है। मेटल्स का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जबकि नॉन मेटल्स का क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। अब यहां पे एक लॉजिक हम आपसे बात करेंगे, एक लॉजिक के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। कौन सा लॉजिक, तो चलो थोड़ा सा पहले कुछ बातचीत कर लेते हैं। देखो एक वर्ड है, कौन सा वर्ड है, कौन सा वर्ड है, लेन देन। कौन सा वर्ड है, लेन देन, है ना। तो लेन और देन ये दोनों वर्ड्स एक साथ होते हैं ना। ऐसा हो सकता है क्या कि कोई लेने वाला हो और कोई देने वाला नहीं हो, नहीं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वहां पे जरूर कोई ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। बिना किसी के दिए कोई कुछ ले नहीं सकता, और अगर आप दे रहे हो कुछ तो पक्का किसी ना किसी को वहां पे आपका वो एक्सेप्ट करने के लिए होना चाहिए। तो एक डोनर होगा तो पक्का वहां पे एक एक्सेप्टर भी होगा ही होगा, ठीक है। अब जब ये वर्ड्स दोनों साथ साथ में होती हैं, लेन और देन जब दोनों साथ साथ में होती हैं, तो वैसे ही हम बोल सकते हैं कि लॉस और गेन दोनों साथ साथ में होता है। मतलब कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या होता है, साथ साथ होता है। इसी को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली एंड दिस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो आपको क्या, किस बात पे ध्यान देना है भाई, किस बात पे ध्यान देना है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ में हो रहा है ना। मेटल्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है जबकि नॉन मेटल्स का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे अब आप थोड़ा सा ध्यान देना कि ए का ऑक्सीडेशन हो गया, ए का ऑक्सीडेशन हो गया, ए अपना एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, ए अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो उस इलेक्ट्रॉन को कौन गेन किया, बी गेन किया, है ना, क्योंकि लेन देन तो साथ में होता है। तो ए अगर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है तो वहां पे बी होगा जो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जब तक बी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा ए अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ए का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ए का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या करके ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके ऑक्सीडेशन हो रहा है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कब कर पा रहा है, जब बी उसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। अगर बी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ए कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं कर पाएगा। तो ए का ऑक्सीडेशन हो रहा है और मदद कौन कर रहा है उसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, बी। तो बी क्या कर रहा है भाई, ए को ऑक्सीडेशन करने में मदद कर रहा है। तो बी कहलाएगा ए के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान दीजिएगा मेरे बात को, बी कहलाएगा ए के लिए क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है क्या। जिसका रिडक्शन होता है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि देखो इसका ऑक्सीडेशन करने में कौन मदद किया, है ना। ए का ऑक्सीडेशन करने में कौन मदद किया, बी। अगर बी उसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करता तो ए कभी भी अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं कर पाता, क्योंकि लेन देन तो साथ साथ होता है। कोई ले रहा है तो पक्का कोई देने वाला होगा ही होगा। मतलब कि कोई दे रहा है तो उसका क्या हो रहा है, कोई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, मतलब दे रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो पक्का वहां पे कोई ले रहा होगा तो जो ले रहा होगा उसका रिडक्शन हो रहा होगा, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है वो गेन इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि सामने वाला इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, और ये लॉस करके अपना ऑक्सीडेशन कर पा रहा है क्योंकि सामने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसी चीज को इस तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं कि भाई बी को एक इलेक्ट्रॉन मिला और बी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके खुद का क्या किया,
रिडक्शन किया, बी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके खुद का क्या किया, रिडक्शन किया, है ना। अब इलेक्ट्रॉन कौन दिया, रिडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन कौन दिया, तो भाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन कर रहा था, ए। तो ए इलेक्ट्रॉन दिया बी को, ए एक इलेक्ट्रॉन दिया बी को, जिससे बी अपना रिडक्शन कर पाया। तो ए बी को हेल्प किया क्या करने के लिए, रिडक्शन करने के लिए। तो बी के लिए ए क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो ध्यान से एकदम मेरे बात को देखो, एक बार बैठ जाओ, वीडियो को 2 बार 3 बार देखो, 2 बार 3 बार बैठ जाओ, 2 बार 3 बार देखो। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। आपको यहां पे ये चीज समझना होगा कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा एक्ट करता है। मतलब कि हम देखो यहां पे एक फंडा लिख सकते हैं, क्या फंडा लिख सकते हैं कि मेटेलिक स्ट्रेंथ या मेटेलिक नेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूसिंग नेचर के या रिड्यूसिंग एजेंट के, है ना। तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ या रिड्यूसिंग एजेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेटेलिक नेचर। और नॉन मेटेलिक नेचर जो होता है, क्या होता है भाई, नॉन मेटेलिक नेचर जो होता है, नॉन मेटेलिक नेचर जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ऑक्सीडाइजिंग नेचर के, है ना, ऑक्सीडाइजिंग नेचर के, ठीक है। तो ये चीजें आपको जान के रखनी होंगी, ये चीजें आपको जान के रखनी होंगी। यहां पे देखो 2 फंडास जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको 2 बार 3 बार जाकर के इसको बैक कर करके देखो, ठीक है, तब ये समझ में आएगा। जैसे ये लाइव क्लास खत्म होता है, इस वीडियो को फिर से एक बार प्ले करो और फिर प्ले करो और फिर से पूरे क्लास को देखो, ये पार्ट को बार बार देखो, तब जाकर के ये पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो चलो भाई, ये आपका एक पार्ट कंप्लीट हो गया जिसको हम लोग बोले थे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हम लोगों का लास्ट टॉपिक, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। क्या है हम लोग का 4th टॉपिक आज का, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो एमपीबीपी अगर हम लोग डिस्कस कर दें तो क्या होता है भाई, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप, ठीक है। तो हम लोग किसी भी मेटल्स को अगर देख लें, कोई भी एक मेटल्स को अगर हम लोग देख लें, मान लो कि हम लोग के पास अपना एक मेटल है, ये एक ग्रुप में एक मेटल है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना। तो ऐसा डाउन द ग्रुप आते हुए मेटल्स के लिए ध्यान रखिएगा, यहां पे हम लिख देते हैं आपके लिए कि मेटल्स के लिए, ठीक है, मेटल्स के लिए डाउन द ग्रुप आते हुए, ग्रुप में नीचे की तरफ आते हुए, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डिक्रीज करने लगता है। क्या करने लगता है भाई, डिक्रीज करने लगता है। जबकि नॉन मेटल्स के लिए ये इंक्रीज करने लगता है। कोई भी आप एक नॉन मेटेलिक ग्रुप ले लो, कोई भी एक नॉन मेटेलिक ग्रुप, लाइक आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले लो, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आप ले लो, ठीक है। तो एक नॉन मेटल्स के लिए, किसके लिए, नॉन मेटल्स के लिए, आपको ये चीज याद रखना होगा, मेटल्स के लिए अलग होता है और नॉन मेटल्स के लिए अलग होता है। तो नॉन मेटल्स के लिए जब भी आप एक डाउन द ग्रुप आते हो, नॉन मेटल्स के लिए जब भी आप कहां आते हो, डाउन द ग्रुप आते हो, एक ग्रुप में आप जब ऊपर से नीचे की तरफ आते रहते हो, तो क्या होता है आपका जो एमपी एंड बीपी होता है, एमपी एंड बीपी जो होता है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। तो ये आपका ऑल अबाउट एमपी एंड बीपी एंड आपका पीरियोडिक टेबल यहां पे खत्म होता है। अब इस क्लास को रोकते हैं, ये क्लास एकदम एक च्युइंगम की तरह लंबा सा चलने लगा है, बहुत लंबा चल गया ये क्लास। तो चलो भाई, अब मिलते हैं फिर अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तो इसके टेस्ट की प्रिपरेशन करो इस क्लास की, ठीक है। पूरा पीरियोडिक टेबल का टेस्ट बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है, तो टेस्ट के लिए तैयारी हो जाइए, है ना। चलो लेते हैं पहले एटॉमिक रेडियाई, पहले ये वैलेंसी छोड़ देते हैं, ठीक है। ये मेटेलिक नेचर और ये सब छोड़ देते हैं, सीधा बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज को लेकर के, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई बोल सकते हो या एटॉमिक साइज बोल सकते हो, ठीक है। अब क्यों हार्ड वाला पहले डिस्कस करें बताओ तो? इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि पहले हार्ड काम कर लो, इजी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। पहले हार्ड वाला काम कर लो, इजी वाले काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। चलो फिर शुरू करते हैं। एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई क्या होता है,
या एटॉमिक साइज क्या होता है। तो हम बोल सकते हैं कि एक एटम है, सपोज मेरे पास, मान लो कि ये एक एटम है, ये न्यूक्लियस है और ये एक एटम है जिसका 2 या 3 ऑर्बिट का एक एटम हम लोग ले लेते हैं, मान लो कि 3 ऑर्बिट का एटम है, ठीक है, 3 ऑर्बिट का एटम है। तो इसके न्यूक्लियस से, कहां से, न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस कहां है, यहां है, तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, इसी डिस्टेंस को हम लोग एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। तो एटॉमिक रेडियाई क्या है भैया, एटॉमिक रेडियाई क्या है, तो एटॉमिक रेडियाई है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई। तो पहले लिख दिया जाए इस बात को, चलो लिख देते हैं, ठीक है, क्या है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड outermost orbit is called atomic radii। क्लियर है मेरी बात, पक्का। और एक बात बोले, थोड़ा सा दिमाग में वाइब्रेशन आएगा लेकिन सुनना जरूरी है, चलो बोल ही देते हैं। It is very difficult to measure the atomic radii. It is very difficult to measure the atomic radii of an atom. एक एटम के एटॉमिक रेडियाई को मेजर कर पाना बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है, क्यों डिफिकल्ट है, 2 रीजन बोल सकते हैं क्यों डिफिकल्ट है। मेरी बात को पहले ध्यान से सुनो, क्या क्या भाई, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू measure the atomic radii of an atom or ion, है ना, ये थोड़ा मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो हम लोग कैसे मेजर करेंगे भाई, या फिर पहले तो बात करते हैं क्यों डिफिकल्ट है, क्यों डिफिकल्ट है, तो लिख देते हैं भाई बिकॉज कौन है विकास यहां पे, तो बिकॉज तू ही है, बिकॉज, है ना, बिकॉज 2 रीजंस हो सकता है बेटा, ठीक है। कौन कौन से 2 रीजंस हो सकते हैं, पहला रीजन हो सकता है द आइसोलेशन ऑफ सिंगल एटम इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। द आइसोलेशन मतलब क्या होता है, एकदम आइसोलेट होकर के मिलना, अकेले में मिलना, मिल कभी अकेले में बताते हैं, तो मिल कभी अकेले में एटॉमिक रेडियाई निकालते हैं, वो कभी तुमको अकेले में मिलेगा ही नहीं कि तुम उसका एटॉमिक रेडियाई निकालोगे, है ना। तो भाई कोई भी एटम तुमको अकेले में नहीं मिलेगा, कौन सा एटम को छोड़ करके, किनको छोड़ करके, नोबल गैसेस को छोड़ करके। तो नोबल गैस को छोड़ करके कोई ऐसा एटम है ही नहीं जो बिना किसी के साथ मिले, मतलब बिना किसी के साथ कंबाइंड हुए तुमको अकेले में मिले, ठीक है। तो पहली बात हम लिख देते हैं भाई, ठीक है, द आइसोलेशन ऑफ सिंगल एटम इज वेरी डिफिकल्ट, नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलेगा, वो तो अनस्टेबल फॉर्म में रहेगा ना। मान लो कि सोडियम की बात हम लोग कर दें, सोडियम की बात कर दें, तो सोडियम कैसे रहता है, 281 रहता है। अब 281 के साथ तो वो तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रहा है, अनस्टेबल कर दे रहा है, ठीक है। और यही जब क्लोरीन के साथ में रहेगा तो क्लोरीन क्या है, 287 है, 287 है। देखो ये भी स्टेबल नहीं है, 287 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए लेविस के ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए, केमिकल बॉन्ड में पढ़े होगे, तो ये तो हुआ ही नहीं। तो क्या करेगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपना निकाल के दे देगा, किसको, इसको। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो क्या बन गया, Na+ हो गया, मतलब 2 और 8 फॉर्म में चला गया। और Cl एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो क्या बन गया, Cl- बन गया, तो 2 8 और 8 के फॉर्म में चला गया, है ना। तो क्या हो जाएगा, अब Na+ और Cl- देखो एक 2 ऑपोजिट चार्ज को आपस में कैरी कर रहे हैं ना, तो ये दोनों ही Na+ और Cl- आपस में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बन जाएंगे, जिसको हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो Na जो आपको मिलेगा वो किसके साथ मिलेगा, मे भी शायद Cl के साथ मिले, मे भी शायद सल्फेट के साथ मिले, मे भी शायद कार्बोनेट के साथ मिले, लेकिन अकेले मिलेगा नहीं, अकेले में नहीं मिलने वाला, उसको डर है भाई तुमसे, है ना, वो अकेले में तुमसे नहीं मिलने वाला। तो जब Na अकेले में मिलेगा नहीं और हम तुमको एक होमवर्क दे दे कि Na का रेडियस निकाल के लेके आओ, और Na बोलेगा कि हम आइसोलेटेड फॉर्म में कभी तुमको मिलेंगे ही नहीं, तो तुम कभी निकाल पाओगे नहीं, तुम कभी निकाल ही नहीं पाओगे। तो इट
is very difficult to measure the atomic radii of an atom or ion because the isolation of single atom is very difficult. बात समझ में आ रही है क्या? एकदम आ रही होगी. तो भाई ये तो हो गया तुम्हारा, क्या हो गया? आइसोलेशन वाला टॉपिक, है ना. अब आइसोलेशन तो भाई पॉसिबल नहीं है किसी भी एटम का और तुम्हारा भी, है ना. तो चलो, ना तुम्हारा आइसोलेशन पॉसिबल है और ना ही एटम का आइसोलेशन, कहीं एटम का भी तुमको सिंगली मिलने वाला है, ना तुमको भी सिंगली मिलने वाले हो. ठीक है, तुम भी अपने दोस्त के साथ में मिलोगे और एटम भी किसी दूसरे एटम के साथ में कंबाइन होकर के ही मिलेगा. तो हम लोग रेडियस ना तुम्हारा निकाल सकते हैं ना एटम का निकाल सकते हैं. तुम्हारा तुम पहुंच नहीं बता सकते ना, तुम्हारी पहुंच कहां तक है. तो वैसे ही न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक की पहुंच बता पानी थोड़ी मुश्किल होती है. तो ये हो गया पहला रीजन. पहला रीजन किस चीज का रीजन? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द रेडियस ऑफ एन एटम. तो भाई क्यों आइसोलेशन पॉसिबल नहीं है? दूसरा रीजन आ जाओ. तो सेकेंड रीजन में क्या बोलता है कि देयर इज नो वेल डिफाइंड बाउंड्री फॉर द एटम. देयर इज नो वेल डिफाइंड बाउंड्री फॉर द एटम. अब पुलिस पकड़ ले कभी तुमको ट्रैफिक पे और बोल दे कि चल तू तो 18 का है नहीं, अभी तू अपना दिखा दे मेरे को क्या ड्राइवरी लाइसेंस. तो तुम बोलोगे चाचा हमारे विधायक हैं. अब चाचा हमारे विधायक हैं मतलब कि हमारी रेडियस कहां तक है हमको खुद पकड़नी है, मेरा कोई बाउंड्री नहीं है, हम बस बोल दिए सो बोल दिए. ठीक है, तो तुम्हारा भी कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है कि तुम्हारी पहुंच कहां तक है, और एटम का भी कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होता है. तो चलो इस टॉपिक को पहले हम लोग अच्छे से देखते हैं. क्या बोलते हैं कि देयर इज नो वेल डिफाइंड बाउंड्री फॉर किसका? फॉर द एटम. ठीक है, तो क्या होता है ये बाउंड्री? ठीक है, बाउंड्री क्या होता है? देखो एक न्यूक्लियस है, ये तो पता है भाई कि एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जहां होगा रेडियस ऑर्बिट वहीं होगा. क्या? इलेक्ट्रॉन जहां होगा ऑर्बिट वहां होगा. मतलब देयर इज नथिंग लाइक ऑर्बिट. ऑर्बिट इज नथिंग, इज जस्ट इमेजिनरी लाइन. ये सिर्फ एक इमेजिनरी काल्पनिक रेखा होती है. जहां पे इलेक्ट्रॉन होगा ना वहीं पे इलेक्ट्रॉन अपना क्या करेगा? सर्कुलर मोशन शुरू कर देगा, मतलब कि मोशन शुरू कर देगा अराउंड अ न्यूक्लियस. और वो जहां आपका क्या शुरू किया? गोल गोल घूमना शुरू किया, वहीं पे ऑर्बिट बन गया, है ना. तो न्यूक्लियस का पता है कि न्यूक्लियस कहां है, सेंटर में है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का पता नहीं है. इलेक्ट्रॉन पता है कैसे मूव करता है? ऐसे मूव करता है, ऐसे मूव करता है. एक वेव पार्टिकल होता है तो वेव की तरफ मूव करता है. अब वेव की तरफ जब मूव करता है तो ये बताओ हमको कि हम बाउंड्री निकाले कहां से कहां का? यहां से यहां का निकाले कि यहां से यहां का निकाले? बस समझ में आ रही है क्या? तो देखो इस पिक्चर को हम थोड़ा सा क्लियर यहां पे बना देते हैं. एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे मूव कर रहा है. अब हम निकाले कहां का रेडियस? ठीक है, तो भाई ये एक वेव पार्टिकल होता है. और वेव कैसे मोशन करता है? वेव तो हमेशा ऐसे मोशन करता है. तो इलेक्ट्रॉन भी हमेशा क्या करता है? इसी तरीके से ऐसे मोशन करता है, ऐसे मोशन करता है ना. तो कोई डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, पहली बात. और दूसरी बात, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो ओनली एट इंफिनिटी. एक इलेक्ट्रॉन हमको कहां तक मिलेगा इसका जो प्रोबेबिलिटी हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी जीरो हो सकता है सिर्फ इंफिनिटी पे. मतलब कि इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन इधर भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन इधर भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन इधर भी हो सकता है. और इलेक्ट्रॉन जिधर होगा उधर ही ऑर्बिट हो जाएगा, जिधर ही ऑर्बिट होगा उधर ही रेडियस हो जाएगा. तो फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो ओनली एट इंफिनिटी. ठीक है, तो हम लोग नहीं बोल सकते भाई कि वेल डिफाइंड बाउंड्री कहां तक है. अब जब तक बाउंड्री नहीं मिलेगा तब तक हम लोग रेडियस कैसे बताएंगे? क्योंकि अभी तो हम लोग बात किए थे कि रेडियस क्या होता है? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? उसको हम लोग एटॉमिक रेडियस बोलते हैं. अब जब यही पता नहीं है कि यहां वाला पार्ट क्या है तो हम कैसे बताएंगे? यहां पे तो भाई वो ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है, ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है ना. तो हम बाउंड्री नहीं बता पाते हैं. तो बाउंड्री नहीं बता पाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है. तो अब मुश्किल हो जाता है तो फिर हम लोग एटॉमिक रेडियस वर्ड क्यों यूज करते हैं? कैसे निकालते हैं एटॉमिक रेडियस को? फिर एटॉमिक रेडियस एक्चुअली में क्या होता है? ठीक है, तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं एक्चुअल टॉपिक पे कि एटॉमिक रेडियस एक्चुअली में क्या है. ठीक है, चलिए आते हैं अगले टॉपिक पे, मतलब कि अगले साइड में, और बात करें कि सो द मोर एक्यूरेट डिफिनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस क्या हो सकता है? मोर एक्यूरेट डिफिनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस क्या हो सकता है?
हम लोग बोलते हैं कि पहली बात, वन हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। एकदम पहले आराम से देखते रहो हम क्या लिख रहे हैं, सारे वर्ड्स पे ध्यान दो और फिर हम इसको एकदम अपने अंदाज में बताएंगे तुमको, तो तुमको समझ में आएगा। वन हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, in a molecule is known as atomic radius। ठीक है, क्या हो गया भाई? द वन हाफ मतलब क्या होता है? 1/2। तो वन हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब देखो यहां पर दो वर्ड आ गया, एक वर्ड आ गया क्या? इंटर, और दूसरा वर्ड आ गया न्यूक्लियर। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब कि द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, किसका डिस्टेंस? दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। दो जो बॉन्डेड एटम्स हैं, जैसे कि यहां पे एटम ए और एटम बी, दो एटम्स आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। अब इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, अब देखो दो एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं, क्योंकि एटम आइसोलेटेड फॉर्म में तो मिलेगा नहीं, तो आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं मिलेगा तो किसी के साथ तो बॉन्ड करके मिलेगा ही। अब जिसके साथ भी बॉन्ड करके मिल जाएगा, उसका और उस एटम का जिसका एटॉमिक रेडियस तुमको निकालना है, उस दोनों के बीच के न्यूक्लियस का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहलाएगा। ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, तो वन हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। मतलब कि यहां से यहां तक के बीच का जो डिस्टेंस हो गया इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, उसका आधा, यही कहलाएगा। आधा वाला क्या कहलाएगा? आपका क्या कहलाएगा? बताओ, अरे बोल, क्या कहलाएगा? कहलाएगा वो एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो इसी एटॉमिक रेडियस को आगे चल के हम लोग, मतलब ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आ गया, उसको आगे जाकर के हम लोग जानते हैं बॉन्ड लेंथ के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? बॉन्ड लेंथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड न्यूक्लियस इज कॉल्ड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, एंड द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। अब इसमें भी कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हो जाती हैं, तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज हो जाती हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे फिर कभी बाद में, है ना। 10th में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम लोग 10th में इस चीज को डिस्कस अभी नहीं करेंगे। लेकिन हम एक चीज तुमको अभी बता देना पसंद करेंगे, है ना, क्योंकि आगे चल के बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा। एटॉमिक रेडियस जो होता है वो 4 तरह का होता है, 4 तरह का होता है। ठीक है, आप लोगों में बस एटॉमिक रेडियस है, टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस नहीं है, लेकिन आपने जान के रखो भाई कि 4 तरह के एटॉमिक रेडियस होते हैं। कौन कौन से 4 तरह के एटॉमिक रेडियस होते हैं? पहला होता है कोवैलेंट रेडियस। क्या होता है? कोवैलेंट रेडियस। दूसरा होता है मेटालिक रेडियस। तीसरा होता है वैन डर वाल रेडियस, और चौथा होता है आयोनिक रेडियस। ठीक है, तो कितने रेडियस होते हैं? 4 तरह के रेडियस होते हैं। कोवैलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, वैन डर वाल रेडियस और आयनिक रेडियस। ये जो ऊपर में आपको हम ड्राइंग बना के दिखाए ना, ये बस हम आपको बता देते हैं, ये कोवैलेंट रेडियस का एक टाइप होता है ना। ऐसे ही 2 तरह का कोवैलेंट रेडियस होता है। तो चलो उस डिटेल्स में नहीं जाते हैं, उस डिटेल्स में हम लोग जाएंगे जब हम लोग क्लास 11th में मिलेंगे, एक बार हमारी दोस्ती हो जाएगी तब। ठीक है, तो तब तक के लिए ऐसे ही काम चलाते हैं इसी से, है ना। अब आते हैं कि भाई अगला टॉपिक क्या होगा। तो अगला टॉपिक होगा वेरिएशन। क्या होगा? वेरिएशन, है ना। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में 2 तरह से हम लोग वेरिएशन की बात किए। हम लोग पहली बात किए एक ग्रुप में और दूसरी बात किए एक पीरियड में। ठीक है, तो चलो फिर आ जाते हैं। पहले हम लोग क्या लिख देते हैं कि इन अ ग्रुप। क्या लिख देते हैं? इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में। तो ग्रुप क्या होता है? ग्रुप होता है ये ऊपर से नीचे की तरफ जब हम लोग आते हैं तो टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ठीक है, तो कभी भी जब ऊपर से नीचे की तरफ आप आते हो, अब देखो एकदम अपने दिमाग को ना एकदम शांत करके मेरे एक लाइन को ध्यान से सुनो और काम बन गया। ठीक है, काम बन गया। देखो ये जो
रेडियस वाली चीज होती है, इधर ध्यान देना, इधर 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 दाहिने साइड में, ठीक है, दाहिने साइड में, है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियाई, तो दो फैक्टर्स आप ध्यान में रखोगे, रेडियस मतलब आर, या एटॉमिक साइज बोलो या एटॉमिक रेडियस बोलो। तो रेडियस जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऑर्बिट्स के, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट के, नंबर ऑफ ऑर्बिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है, और आर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। अब तुम पूछोगे भैया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, तो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिए थे। पिछले वीडियो में हम आपको बताया था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, और हमको पक्का तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि तुम या तो देखे नहीं होगे या फिर भूल गए होगे। तो हम बता देते हैं यहाँ पे शॉर्ट में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, आखिर के हो तो तुम मेरे भाई ही, है ना। तो भाई ये न्यूक्लियस और ये यहां पे एक बाहर में कहीं पे इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इस दोनों में क्या अंतर है उसके लिए तुम जाके वीडियो देखो। तो बस तुम अभी के लिए यही जान के रखो कि न्यूक्लियस जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को न्यूक्लियर या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियस जोर से अट्रैक्ट किया किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन कहां था, यहां पे था, अब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो ऑर्बिट कहां बनाएगा, ऑर्बिट यहां पे बनाएगा। अभी हम लोग बात किए जहां इलेक्ट्रॉन वहीं ऑर्बिट, मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन यहां पे था तो ऑर्बिट ये बनाया, तो रेडियस क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियर चार्ज है, मतलब कि न्यूक्लियस जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है, ये थोड़ा क्या हो गया, ज्यादा हो गया, क्या हो गया, चार्ज थोड़ा ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। तो इलेक्ट्रॉन कहां आ गया, यहां से यहां आ गया, इलेक्ट्रॉन कहां आ गया भाई, इलेक्ट्रॉन यहां पे इस पोजीशन पे आ गया, है ना। तो ऑर्बिट कहां बन जाएगा, ऑर्बिट तो यहीं पे बन जाएगा, ऑर्बिट कहां बन जाएगा, ये ऑर्बिट बन गया। तो अब रेडियस क्या रहा, तो अब रेडियस तो ये रहा भैया, अब रेडियस तो ये रहा, है ना। तो पहले रेडियस क्या था, पहले रेडियस क्या था, ये येलो वाला रेडियस था। अब जब न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, ज्यादा हो गया, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन कहां आ गया, न्यूक्लियस के तरफ आ गया। अब न्यूक्लियस के तरफ आ गया तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन कम हो गया, और जब कम हो गया तो रेडियस भी कम हो गया। तो देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। जैसे तुम ज्यादा टाइम देगा वीडियो में तो ज्यादा नॉलेज बढ़ेगा, उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर n बढ़ेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा, तो रेडियस बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, अब देखो यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल है ना। मान लो कि ये न्यूक्लियस है और ये एक ऑर्बिट है, कितना ऑर्बिट है, एक ऑर्बिट है, तो डिस्टेंस कितना है, इतनी सा डिस्टेंस है। मान लो ये एक ऑर्बिट बढ़ गया, तो अब ये दो ऑर्बिट हो गया, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक हो जाएगा। तो n बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा भाई, पहले n कितना था, 1 था, अब n कितना हो गया, 2 हो गया। तो n 2 हो गया तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट ऑर्बिट क्या हो गया, बढ़ गया। अब जब डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, तो रेडियस भी तो बढ़ गया ना भाई। देखो पहले ये डिस्टेंस था, अब ये डिस्टेंस हो गया। पहले डिस्टेंस यहां पे आप देख लो कहां दिख रहा है आपको डिस्टेंस, तो पहले ये डिस्टेंस था, अब डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस आपका ये हो गया, तो रेडियस बढ़ गया। कब, जब n बढ़ गया। और रेडियस कम हो गया कब, जब z बढ़ गया। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझ में आ रहा है क्या? अगर नहीं आ रहा है तो तुरंत लाइव चैट में एकदम आओ और धड़ाधड़ लिखना शुरू करो कि भैया समझ में आया, समझ में नहीं आया, जो भी है सो एकदम क्लियर करके अब जाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एक ग्रुप में क्या होता है कि जब हम लोग मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम मान लो कि हम एक एग्जांपल आपको दे देते हैं। एग्जांपल आपका है मान लो कुछ ऐसा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो देखो फ्लोरीन के साथ केस क्या होता है, फ्लोरीन के पास ऑर्बिट कितना होता है, फ्लोरीन के पास, अब तुम बोलोगे कि मतलब ऑर्बिट याद रखना, चलो एक काम करते हैं, मस्त वाला एक चीज है दिमाग में, तुमको ऑर्बिट याद रखना बता देते हैं कि किस एटम के पास कितना ऑर्बिट होगा। एक फंडा समझते हो,
फंडा मतलब वो होता है जिसे क्वेश्चन को हम कुछ सेकंड में बना दें। तो फंडा क्या है? फंडा है नंबर ऑफ पीरियड। नंबर ऑफ पीरियड, पीरियड मतलब वो पीरियोडिक टेबल वाला पीरियड। एकदम ध्यान से इस फंडा को अपने दिमाग में घुसा लो। इस फंडा को दिमाग में घुसा लिया, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस हो गया, और इसके बाद तुम बोलोगे चैंपियन। ठीक है, तो क्या हो गया भाई? फंडा क्या है? नंबर ऑफ पीरियड। किसका पीरियड? उस एलिमेंट का पीरियड जिस एलिमेंट का तुमको एटॉमिक, जिस एलिमेंट का तुमको नंबर ऑफ ऑर्बिट जानना है। तो नंबर ऑफ पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। नंबर ऑफ ऑर्बिट, एलिमेंट जिस पीरियोडिक टेबल के जिस पीरियड से बिलोंग करता है ना, उसका ऑर्बिट का नंबर उतना ही होता है। अब चलो हम तुमको साक्षात दर्शन करवाते हैं। ठीक है, साक्षात दर्शन कैसे होगा? फ्लोरीन कहां से बिलोंग करता है? सेकंड पीरियड से। क्लोरीन बिलोंग करता है थर्ड पीरियड से। ब्रोमीन बिलोंग करता है फोर्थ पीरियड से, और आयोडीन बिलोंग करता है फिफ्थ पीरियड से। अब तुम देखो फ्लोरीन का कितना एटॉमिक नंबर होता है? 9 होता है ना। 9 को तुम कैसे कॉन्फ़िगर करते हो? 2 और 7। तो कितना ऑर्बिट हो गया? पहले ऑर्बिट और दूसरा ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट में 2, दूसरा ऑर्बिट में 7। तो कितना हुआ? बोलो बोलो बोलो। 2 ऑर्बिट हुआ। n का वैल्यू कितना हुआ? 2 हुआ। क्लोरीन तुम देख लो, क्लोरीन कैसे क्लोरीन कितना होता है? 17 होता है, और 17 को तुम कैसे ये करते हो? तो 2, 8 और 7। तो कितना ऑर्बिट? देखो ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, और ये तीसरा ऑर्बिट। तो n का वैल्यू कितना हो गया? 3। तो जिस पीरियड से बिलोंग करता है, ये भैया हो गया पीरियड का नंबर, है ना। ये क्या हो गया? पीरियड का नंबर। यहाँ ये 2, 3, 4, 5 जिस पीरियड से एटम बिलोंग करता है, उसका जो ऑर्बिट का नंबर होता है वो उसके पीरियड के नंबर के इक्वल होता है। तो हम लोग जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं, वैसे वैसे पीरियड का नंबर बढ़ रहा है, तो ऑर्बिट का नंबर भी बढ़ रहा है। तो इसके पास ऑर्बिट का नंबर, फ्लोरीन के पास ऑर्बिट का नंबर 2 था, क्लोरीन के पास ऑर्बिट का नंबर 3 है, ब्रोमीन के पास ऑर्बिट का नंबर कितना होगा? 4, और आयोडीन के पास ऑर्बिट का नंबर कितना होगा? 5। तो टॉप टू बॉटम आते हुए क्या हो गया? n का वैल्यू क्या किया? इंक्रीज किया। क्या? टॉप टू बॉटम आते हुए n का वैल्यू इंक्रीज किया। और जब n का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अभी तो हम लोग बात किए थे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो साइज क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। साइज क्या होगा? बढ़ेगा बे, है ना। तो n बढ़ा तो साइज बढ़ा। तो भैया आपको कभी भी डाउन की तरफ आप आते हो, तो डाउन द ग्रुप आते हुए साइज हमेशा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि डाउन द ग्रुप आते हुए आपका एक फंडा काम कर जाएगा। कौन सा फंडा? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है, तो ग्रुप समझ में आ गया? बहुत अच्छे। चलो फटाफट पीरियड देख लेते हैं। पीरियड देखते हैं, और एकदम च्युइंगम की तरह ना ये क्लास लंबा होते जा रहा है। ठीक है, और उनको पता है कि तुमको मजा आ रहा है, लेकिन ठीक है, मेरा गला भी दर्द करने लगा है। ठीक है, तो अब हम जल्दी से एकदम खत्म कर देते हैं इन अ पीरियड की तरफ आते हुए, कि वेरिएशन इन अ पीरियड। तो पीरियड की तरफ में आप क्या देख लोगे? कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए, कहां पे जाते हुए? एक पीरियड में। कैसे जाते हुए? लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है, अब देखो एक पीरियड में जा रहे हो, जब तुम एक ही पीरियड में हो तो n तो अब कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि पीरियड का नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ n था। तो भैया अगर मान लो कि हम सेकंड पीरियड में हैं, तो सेकंड पीरियड में हम हैं, तो सेकंड पीरियड में एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, बोरॉन होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, और फ्लोरीन होता है। तो सबके पास अब ऑर्बिट कितना हो जाएगा? अगर नंबर ऑफ पीरियड 2 तो ऑर्बिट 2। तो यहाँ पे n फिर काम नहीं करेगा, पीरियड में n काम नहीं करेगा, पीरियड में काम n नहीं करेगा, पीरियड में सिर्फ z काम करता है, और n काम कहां करता है? सिर्फ ग्रुप में काम करता है। ठीक है, तो पीरियड में जब आप हो, तो यहां पे क्या फंडा काम करेगा? R डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब कि अट्रैक्शन बढ़ेगा तो रेडियस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आपको पता है, अभी हम लोग बात किए थे, अट्रैक्शन बढ़ रहा था तो रेडियस क्यों कम हो रहा था, है ना। तो देखो भाई, बात क्या है कि पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसको ऐसे हम लिख दे क्या? नहीं तो तुम कंफ्यूजिया जाओगे, पता है, कंफ्यूजिया जाओगे ना तो फिर मेरा माथा खा जाओगे। तो क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेगा। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस कमेगा। बिल्कुल, देखो ये इसको फॉलो करो, है ना, इसको फॉलो करो। ठीक है, तो पीरियड में हमेशा रेडियस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो हम लोग क्या बोल देंगे भाई? हम लोग क्या बोल देंगे कि यहाँ पे ऑर्डर कैसा रहेगा? तो यहाँ पे ऑर्डर रहेगा लिथियम बड़ा, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। रेडियस क्या हो रहा है? इधर से इधर जाते हुए रेडियस क्या हो जा रहा है?
रेडियस क्या हो जा रहा है, कम हो जाता है। अब इसमें कुछ वैल्यूज होता है रेडियस का, जैसे कि तुम बोल सकते हो इसका होता है 152 पिकोमीटर, इसका होता है 112 पिकोमीटर, इसका होता है 89 पिकोमीटर, इसका होता है 77 पिकोमीटर, इसका होता है 70 पिकोमीटर, इसका होता है 66 पिकोमीटर और इसका होता है 64 पिकोमीटर। तुम बोलोगे भाई आपको ये सब याद है क्या? नहीं भाई, एकदम याद नहीं है, जरूरत भी नहीं होता, तुमको भी याद करने की जरूरत नहीं है। पक्का बोल रहा मेरे को याद नहीं है, कसम से तुमको भी याद करने की जरूरत नहीं है ना। अब गधा मत बन के याद कर लेना, ठीक है ना, जो जितना जरूरत है बस उतना ही पढ़ना, ठीक है। तो ये वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यूनिट याद रख सकते हो कि कौन कौन सा यूनिट यूज होता है, तो यूनिट हम बोल देते हैं तुमको 1 मिनट में। यूनिट क्या होता है भाई? एंगस्ट्रॉम, ए के ऊपर नॉट दे देते हैं, तो एंगस्ट्रॉम एक यूनिट होता है जिससे हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट टू मेजर द लेंथ, है ना। पिकोमीटर, पीएम क्या होता है? पिकोमीटर। इसको तुम अपराहन और पूर्वाहन मत समझ लेना, ये पिकोमीटर है, ठीक है। पिकोमीटर और ये एंगस्ट्रॉम। रिलेशन जानना है तो तुम जान सकते हो, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है, और 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर होता है। बस तुम ये जान के रखो, उसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा, पक्का बोल रहे हैं, ये रिलेशन का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तुमको जरूरत पड़ेगा बहुत, तो सिर्फ ये जान के रखो कि एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर क्या होता है? यूनिट होता है जिससे बॉन्ड लेंथ को मेजर किया जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे तुम बहुत कुछ सीख लिए। तो चलो अब अगले वीडियो में मिलते हैं, और इसको थोड़ा शेयर कर देना, तो यार बड़ा मेहनत से वीडियो बना है, शेयर कर दो, लाइक ठोक दो, और जो भी तुमको पसंद है वो सब सब्सक्राइब जो भी होता है वो सब कर दो। हमको नहीं पता क्या क्या होता है, तो तुम अपने तरीके से देख लो, ठीक है ना।